हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, एनडीए के एग्ज़ाम देने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर के हम आए हैं। साथियों, शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022। साथियों, ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इनके माध्यम से प्रकाशित किया जाता है। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रश्न यही आ जाता है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? तो साथियों, 2006 में पहली बार विश्व जेंडर गैप रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था। कब प्रकाशित किया गया था? 2006 में। तो 2022 में जो प्रकाशित किया जा रहा है, ये कौन सा संस्करण है? तो 2022 का जो संस्करण है, ये 16वां संस्करण है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और 2022 में ये 16वां संस्करण है। 16वां संस्करण। साथियों, संस्करण से भी प्रश्न पूछ लेता है। तो 16वां संस्करण है ये। 2006 में पहली बार आया था। इसमें कुल 146 देश शामिल हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में 146 देश शामिल हैं और 146 में जो भारत का स्थान है, भारत का स्थान 135 है 2022 में। अब यहाँ प्रश्न ये पूछ लेता है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो 135 है। तो अंतिम स्थान पर कौन है? तो अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान है 146वां स्थान पर। यह भी महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन नंबर 2 और नंबर 1 पर कौन है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हुआ 16वां संस्करण है। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कि जारी कौन करता है? तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। कुल देश कितने हैं? 146 देश हैं। और नंबर 1 पर कौन है? तो नंबर 1 पर है आइसलैंड। नंबर 2 पे है फिनलैंड। नंबर 3 पर है नॉर्वे। नंबर 4 पे है न्यूजीलैंड और नंबर 5 पे है न्यूजीलैंड और नंबर 5 पे है स्वीडन। तो साथियों, यहाँ पे जितने भी प्रश्न बन रहे हैं, 6 से 7 प्रश्न ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में 6 से 7 प्रश्न बन रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से 1 या 2 प्रश्न में कथन या कारण के माध्यम से दे सकता है। तो पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, ये कौन सा संस्करण है? तो साथियों, ये 2022 का 16वां संस्करण है। कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। पहली बार कब हुआ? तो 2006 में पहली बार शुरू हुआ। 2006 में पहली बार प्रकाशित हुआ। वर्तमान में कितने देश शामिल हैं? 146 देश शामिल हैं। 146 देश शामिल हैं। भारत का स्थान? तो भारत का स्थान 135वां है। पहले स्थान पर कौन है?
पहले स्थान पर आइसलैंड है। अंतिम स्थान पे कौन है? तो अंतिम स्थान में अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान है। तो 1 2 3 4 5 और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है 6। तो ये 6 क्वेश्चन तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो साथियों, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया था। 16वां संस्करण है। 146 देश शामिल है। भारत का 135वां स्थान है। आइसलैंड नंबर 1 पर है। अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर है। अगला पॉइंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस। रक्षा विभाग में यानी रक्षा मंत्रालय के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कही गई है। ऐसा इसलिए किया गया है कि जो उत्पादन विभाग है, यानी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस, ये आर्टिफिशियल जो संगोष्ठी और प्रदर्शनी है, इसका उद्घाटन किया गया है। प्रदर्शनी इसलिए किया जाता है कि जब कोई देश अपने उत्पादों का प्रदर्शन करता है, अपने उत्पादों के लिए संगोष्ठी बनाता है या इसका कोई कार्यक्रम आयोजित करता है, तो उसका सीधा मकसद होता है विश्व समुदाय को आकर्षित करना। और जो कि हमारे यहाँ अमृत महोत्सव चल रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सभी प्रकार के उत्पाद, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान, उनको सम्मानित करना, ऐसे कई अन्य कार्यक्रम इसमें शामिल होते हैं। साथियों, आज़ादी के 75 साल के पश्चात और 100 साल के पूर्व होने में जो 20 के 25 वर्ष होंगे, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव से संबंधित हैं। तो उसमें से एक पॉइंट डिफेंस भी है, यानी रक्षा भी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस के जो संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है, ये रक्षा उत्पाद विभाग के द्वारा किया गया है। रक्षा उत्पाद विभाग। साथियों, याद रहे, जब प्रश्न पूछेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस की संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तब आपको उत्तर देना है रक्षा मंत्रालय। मंत्रालय संबंधित है रक्षा से, लेकिन आएगा कि किस विभाग के द्वारा उद्घाटन किया गया है, तो विभाग है रक्षा उत्पाद विभाग। यानी इसका संचालन कौन कर रहा है, इसका आयोजन कौन किया है, तो रक्षा उत्पादन विभाग के द्वारा किया गया है। प्रश्न पहले एक ये बन सकता है किस मंत्रालय के द्वारा, प्रश्न 2 बन सकता है किस विभाग के द्वारा, और प्रश्न 3 बन सकता है किसके तहत, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव, अमृत महोत्सव के तहत किया गया है। साथियों, यहाँ पे 3 प्रश्न निकलेंगे। पहला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस किस मंत्रालय के द्वारा, तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा।
किस विभाग के द्वारा? तो रक्षा उत्पाद विभाग के द्वारा। किसके तहत? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ये किया गया है। अगला पॉइंट है सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम। सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथमम। साथियों, जो क्राइसेंथमम ऑर्डर अवार्ड है ये जापान का सर्वोच्च सम्मान है। अभी हाल ही में वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी का गोली मार करके हत्या कर दिया गया था। शिंजो आबे जापान के सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने वहाँ के गौरव को बढ़ाया है। इसलिए वहाँ की सरकार ने, जापान की सरकार ने मरणोपरांत जापान के सर्वोच्च सम्मान, जापान के सर्वोच्च सम्मान सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथमम अवार्ड से सम्मानित किया है। यह जापान का सर्वोच्च सम्मान है। साथियों, यहाँ से प्रश्न दो तरह से पूछे जा सकते हैं। पहला तो ये पूछा जा सकता है कि सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथमम सम्मान कहाँ का है, ये किस देश से संबंधित है, किस देश से संबंधित है। एक तो प्रश्न ये हो जाएगा, तो आपका उत्तर होगा जापान। और दूसरा ये इस तरह का पूछ सकता है कि हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। सम्मान का नाम क्या है? सम्मान का नाम क्या है? तो वहाँ पे एक सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथमम दे देगा और दो तीन और दे देगा, उसमें से आपको देखना होगा। तो आपको यही लगाना है कि सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथमम। तो दो प्रश्न बनने के चांस पूरे बनते हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों, आप दोनों पॉइंट को याद रखिएगा कि किसको दिया गया है। तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को दिया गया है। किस सम्मान से नवाजा गया है? सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथमम से नवाजा गया है। या किस देश से संबंधित है? तो जापान से संबंधित है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस। मलाला यूसुफजाई ये पाकिस्तान की महिला हैं। पाकिस्तान की महिला हैं। इन्होंने महिला सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। ये 2013 में जब चर्चा में आई, जब स्कूल जाने के लिए इन पर गोली चला दी गई। 2013
2014 में 2014 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला हैं। उम्र की महिला हैं। इन्होंने यह नोबेल पुरस्कार भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ प्राप्त किया। भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ प्राप्त किया। मलाला एक समाज सेविका हैं। समाज सेविका हैं। इसके लिए इन्हें 2017 में यूएन में 2017 में यूनाइटेड नेशन में शांति दूत नियुक्त किया गया। पहली बार 2013 में इन्होंने यूएन को संबोधित किया था। संबोधित किया था। 2014 में इन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर के एक मलाला फंड बनाया था। जो महिला एजुकेशन के लिए महिला एजुकेशन के लिए मदद करता है। तो साथियों यहाँ पे कई प्रश्न निकल करके आते हैं कि ये किस देश से संबंधित हैं। तो ये पाकिस्तान से संबंधित हैं। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को मनाया जाता है। इसको किसने घोषित किया था? तो संयुक्त राष्ट्र ने मलाला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इन्हें नोबेल शांति कब मिला? 2014 में मिला। और शांति का दूत इन्हें कब बनाया गया? तो 2017 में बनाया गया। अगला पॉइंट है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय दिवस। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय दिवस। तो प्रफुल्ल चंद्र राय महोदय ये एक विज्ञानवादी यानी रसायन विज्ञान के जानकार एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। ये रसायन विज्ञान के जानकार एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। 161वां प्रफुल्ल चंद्र राय महोदय का 161वां जन्मदिन है। कब? 2 अगस्त 2022।
161वां जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक आयोजन किया गया है। आयोजन कहाँ किया गया है? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ किया गया है? रसायन विज्ञान भवन में। इसलिए किया गया है कि एक तो यह विज्ञान यानी एक वैज्ञानिक हैं और दूसरे अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है उसके थीम के आधार पे, यानी स्वतंत्रता सेनानियों को जो सम्मानित किए जाने का प्रावधान आज़ादी का अमृत महोत्सव में बताया गया है, उसके तहत भी इन्हें सम्मानित करने की बात है। सम्मानित करने के लिए आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय दिवस मनाया गया है और यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 161वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में 2 से 3 अगस्त 2022 को इसका आयोजन किया गया है। इस दिवस का आयोजन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इनका आयोजन किया जा रहा है। इनका जन्म 1861 में हुआ था। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जी का जन्म 1861 में हुआ था और 1944 को ये स्वर्गवासी हो गए थे। स्वर्गवासी हो गए थे। ये एक शिक्षक भी थे और एक वैज्ञानिक भी थे। एक शिक्षक की भांति भी इन्होंने काम किया और एक वैज्ञानिक की भांति भी इन्होंने काम किया। इन्हें भारतीय रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। इन्हें भारतीय रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने रसायन विज्ञान पे कई काम किए और मर्क्यूरस नाइट्राइट का इन्होंने खोज किया था। यह एक स्थिर यौगिक है। इन्होंने इसकी खोज की और इसमें खोज भी किया और अन्य कई काम करने के कारण इन्हें भारत का यानी भारतीय रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो भारतीय रसायन विज्ञान के पिता कौन है? प्रफुल्ल चंद्र राय जी हैं। इन्होंने किसकी खोज किया था? मर्क्यूरस नाइट्राइट का। और यह स्थिर यौगिक है। स्थिर यौगिक है। 1919 में इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। अब नाइटहुड की उपाधि कौन देगा? तो 1919 की बात है। इसके मतलब ब्रिटिश भारत की बात है, यानी हम अभी गुलाम ही हैं इस समय। तो अंग्रेजों के द्वारा 1919 में इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। देखिए, ये एक रसायन विज्ञान के भांति कार्य तो कर रहे थे। रसायन विज्ञान के लिए इन्होंने काम तो किया, गुलाम भारत में थे, लेकिन
भारत के आज़ादी के पक्ष में थे। भारत की आज़ादी के पक्ष में थे, इसलिए इनको एक स्वतंत्रता सेनानी के भांति भी जाना जाता है। 1920 में इनको भारतीय विज्ञान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इन्हें 1920 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। यानी इनका जो योगदान देश के लिए रहा है, इसको सम्मानित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत इनको सम्मानित किया गया है। इन्होंने 1895 में मर्क्यूरस नाइट्राइड की खोज किया था। 1919 में नाइटहुड की उपाधि मिली। 1920 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता किया। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ। दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट लिखा है। एक तो दक्षिण कोरिया के बारे में मैंने बताया है और दूसरा मिस्र के काहिरा के बारे में। देखिए, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसका जो विश्व कप है ये अलग अलग जगहों पे होता रहता है। जो दक्षिण कोरिया में किया गया है, दक्षिण कोरिया में यह महत्वपूर्ण इसलिए है, दक्षिण कोरिया के चांगवोन में जो आयोजन हुआ वो इसलिए है क्योंकि भारत के अर्जुन बबूता ने पहली बार अपना कोई पदक जीता है, वो भी स्वर्ण। तो निशानेबाजी में इन्होंने स्वर्ण पदक जो जीता है दक्षिण कोरिया के चांगवेन में। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि अर्जुन बबूता ने जो स्वर्ण पदक जीता है उसका आयोजन कहाँ किया गया था। तो उसका आयोजन किया गया था दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया में कहाँ किया गया था? चांगवोन में किया गया था। चांगवोन में उन्होंने जो स्वर्ण पदक जीता है उनका नाम क्या है? तो अर्जुन बबूता है। इन्होंने किसको पराजित किया है? तो अमेरिका के लुकास कोजेनिस्क को इन्होंने पराजित किया है। यहाँ पे प्रश्न इसलिए अलग अलग मैंने लिखा है क्योंकि जो मिस्र में काहिरा में हुआ है वहाँ पे भारत पूरे विश्व में शीर्ष पे है और यहाँ पर भारत के अर्जुन बबूता ने स्वर्ण पदक जीत करके अपना गौरव के साथ साथ भारत का भी मान बढ़ाया है। तो इन्होंने किसको हराया है? लुकास जोकेनिक्स कोजेनिस्क। ये कहाँ के हैं? ये अमेरिका के हैं। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि अर्जुन बबूता ने दक्षिण कोरिया के चांगवेन में स्वर्ण पदक जीता है तो उन्होंने किसको पराजित किया? तो लुकास कोजेनिक्स को पराजित किया। तो अगला प्रश्न आ सकता है कि लुकास कोजेनिक्स जिसे हाल ही में अर्जुन बबूता ने पराजित करके स्वर्ण पदक जीता था वो किस देश से संबंधित हैं? तो वो अमेरिका से संबंधित हैं। यहाँ पे भारत के ही पार्थ मखीजा ये इनको चौथा स्थान मिला है। अब साथियों नंबर 1 पे कौन है? अर्जुन बबूता। नंबर 2 पे हैं लुकास कोजेनिस्क और नंबर 3 पे हैं इजराइल के एक खिलाड़ी हैं
इजराइल के खिलाड़ी हैं उनको मिला है। और नंबर 4 पे हैं पार्थ मखीजा, ये भारत के हैं। तो भारत के कौन कौन हुए? अर्जुन बबूता कहाँ के? भारत के। और पार्थ मखीजा भारत के। तो इन्होंने जहाँ पे स्वर्ण पदक जीता है अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ में, उसका आयोजन दक्षिण कोरिया के चांगवेन में हुआ है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और मिस्र की काहिरा के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए दोनों में कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मिस्र के काहिरा में जो हुआ है उसको मैंने अलग कर दिया है। तो इजराइल के सर्गेई रिएक्टर हैं, सर्गेई रिक्टर। अब नंबर 1 पे अर्जुन बबूता, नंबर 2 पे लुकास कोजेनिस्क, नंबर 3 पे इजराइल के सर्गेई रिक्टर और नंबर 4 पर भारत के पार्थ मखीजा। तो इन लोगों ने क्रमशः एक एक पद, यह स्वर्ण पदक, रजत पदक और इन्होंने सर्गेई रिक्टर ने कांस्य पदक जीता है। इनको कोई पदक नहीं मिला है पार्थ मखीजा को, बशर्ते ये चौथा स्थान प्राप्त किए हैं। अब रही बात मिस्र के, तो साथियों ये दक्षिण कोरिया का, ये याद रखिएगा। इसको मिस्र के जो ISSF का विश्व कप हुआ है उसमें मिक्सर मत कर दीजिएगा। जब एग्ज़ाम में आएगा, अभी मैं दोनों की तुलना करके बता देता हूं कि एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न आएगा, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। मिस्र के काहिरा में जो हुआ है, मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व कप जो हुआ है, इसमें भारत ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य, यानी कुल 7 पदक जीते हैं। और उस 7 पदक के साथ विश्व में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। कहीं कहीं तो इनका शीर्ष स्थान देखने को मिलता है खेल में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इन्होंने 4 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो नंबर 2 पे कौन है? नंबर 2 पे है नॉर्वे। नॉर्वे ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य, यानी कुल 6 पदक। कुल 6 पदक के साथ ये दूसरा स्थान प्राप्त किए हैं। दूसरा स्थान प्राप्त किए हैं। और नंबर 3 पर फ्रांस है। इन्होंने 3 स्वर्ण जीता है, स्वर्ण पदक। अब यहां से प्रश्न ऐसा आएगा कि हाल ही में मिस्र में हुए अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ का आयोजन किया गया, उसमें भारत को कितने पदक मिले? तो भारत को कुल 7 पदक मिले। भारत ने कितने स्वर्ण जीता? 4 स्वर्ण, कुल 7 पदक, स्थान शीर्ष। नॉर्वे ने कुल 6 पदक, स्थान दूसरा। फ्रांस ने कुल 3 स्वर्ण, स्थान तीसरा। तो यहाँ पे जब भी अगर नाम आता है अर्जुन बबूता का, अगर अर्जुन बबूता का निशानेबाजी में स्वर्ण का नाम आता है, तो आप समझ जाइएगा कि दक्षिण कोरिया में जो आयोजन चांगवोन में हुआ था, वहां पे इन्होंने स्वर्ण जीता है। अर्जुन बबूता ने किसको पराजित किया है? अमेरिका के लुकास कोजेनिस्क को पराजित किया है। और भारत के पार्थ मखीजा चौथे स्थान पर रहे हैं। तो जब इनका नाम इसमें से किसी का आएगा तो समझ जाएगा कि दक्षिण कोरिया की बात हो रही है। और जैसे ही भारत के शीर्ष स्थान की बात आएगा
तो आप समझ जाइएगा कि वो मिस्र के काहिरा की बात कर रहे हैं, मिस्र के काहिरा की। तो निशानेबाजी के लिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा और जो मैंने बताया इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूज मत होइएगा साथियों, और आप लोग बेहतर तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा। यहीं पे मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।